पहली सुर्खी फ्रांस से। एक हाई स्कूल प्रिंसिपल के इस्तीफे ने फ्रांस में हंगामा खड़ा कर दिया है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला फरवरी 2024 में शुरू हुआ था। प्रिंसिपल ने 3 स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर हिजाब उतारने के लिए कहा। 2 ने बात मान ली, लेकिन तीसरी स्टूडेंट बहस करने लगी। बाद में शिकायत कर दी कि प्रिंसिपल ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसको पीटा भी। जांच में शिकायत फर्जी निकली। इस बीच प्रिंसिपल को इंटरनेट पर जान से मारने की कई धमकियां मिलने लगी। नतीजतन 26 मार्च को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चिट्ठी में लिखा, सुरक्षा कारणों की वजह से नौकरी छोड़ रही हूँ। असली कहानी तब शुरू हुई जब इस्तीफे की खबर बाहर आई। फ्रांस 2004 में ही स्कूलों में धार्मिक पहचान जाहिर करने वाले प्रतीकों को पहनने पर पाबंदी लगा चुका है, इसलिए प्रिंसिपल की आपत्ति वाजिब थी। दूसरी बात, इंटरनेट की धमकी ने मामले को और गंभीर बना दिया। फ्रांस में पहले भी टीचर्स कट्टरपंथी इस्लाम का निशाना बन चुके हैं। अक्टूबर 2020 में पेरिस में सैमुअल पैटी नामक टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा चेचेन मूल का मुस्लिम शरणार्थी था। वो पैटी के खिलाफ चल रहे सोशल मीडिया कैंपेन से प्रेरित हुआ था। दरअसल एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया था कि पैटी ने क्लास में शार्ली हेब्दो का इस्लाम विरोधी कार्टून दिखाया था। दूसरी घटना अक्टूबर 2023 में घटी, जब चेचेन मूल के मोहम्मद मोबू चकोव ने अराज शहर में एक स्कूल में चाकूबाजी की। इसमें एक टीचर की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा फ्रांस लंबे समय से इस्लामी आतंकवाद से जूझ रहा है। मुल्क में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। जनवरी 2015 में शार्ली हेब्दो अखबार के दफ्तर पर हमला हुआ। इसमें 12 लोग मारे गए थे। इसमें इस्लामिक स्टेट का हाथ था। नवंबर 2015 में एक रात में पेरिस में अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए, जिनमें 138 लोगों की मौत हुई थी। इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली। जुलाई 2016 में नीस शहर में बास्तील डे परेड चल रही थी। उसी दौरान एक ट्रक भीड़ में घुस गया। इसमें 86 लोगों की मौत हुई थी। आतंकी टिनेशाई मूल का मुस्लिम था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। इसके बाद इस स्तर की कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, मगर छिटपुट स्तर पर गोलीबारी या चाकूबाजी आम हो चुकी हैं। अधिकतर मामलों में इस्लामी आतंकियों का नाम सामने आया है। फ्रांस अपनी सेकुलर पहचान के लिए जाना जाता है। अरब स्प्रिंग के बाद आए मिडिल ईस्ट क्राइसिस में उसने काफ़ी लोगों को अपने यहाँ शरण दी। दक्षिणपंथी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सेकुलरिज्म के नाम पर फ्रांस के नागरिकों का हक छीना जा रहा है। इसके चलते घर्षण पैदा हुआ, कई दफ़ा दंगे भी हो चुके हैं। इन्हीं वजहों से हालिया घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मामले में क्या अपडेट्स हैं? विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को निशाने पर लिया है। आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों की सुरक्षा करने में अक्षम है। कट्टरपंथी इस्लाम फल फूल रहा है, ये सरकार की हार है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने कहा कि स्टूडेंट पर मुकदमा चलेगा प्रिंसिपल पर फर्जी आरोप लगाने के लिए। डेथ थ्रेट्स के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, हालांकि उनकी पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। 2 दिनों में दूसरी बार अमेरिका ने भारत के इंटरनल मैटर पर बयान दिया है, आपत्ति जताने के बावजूद। पहला बयान 25 मार्च को आया, जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल पूछा गया। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का जवाब था, मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समय संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। फिर अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बार्बीना को समन भेजा। 27 मार्च को लगभग 45 मिनट तक मीटिंग चली। उसके बाद बयान जारी हुआ। भारत ने कहा, डिप्लोमेसी में ये उम्मीद की जाती है एक देश दूसरे के इंटरनल मैटर और संप्रभुता का पूरा ख्याल रखेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं करने से गलत परंपरा शुरू हो सकती है। उम्मीद जताई गई कि इसके बाद अमेरिका आपत्ति का मान रखेगा, इस मामले पर नहीं बोलेगा। मगर 27 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कोई परहेज नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने पर भी राय रखी। कहा, दोनों मामले हमारे संज्ञान में हैं, हम अपनी पिछली बात पर कायम हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और समय संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। हमें नहीं लगता इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इस बयान पर वीडियो शूट होने तक भारत का जवाब नहीं आया है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी वो लंदन टॉप पर आपको मिल जाएंगी। खैर, अमेरिका से पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। कहा था केजरीवाल को निष्पक्ष ट्रायल मिलना चाहिए, जिसके बाद उनके राजदूत को तलब किया गया था। 27 मार्च को जर्मनी में केजरीवाल से जुड़ा सवाल फिर से उठा। इस बार उनका बयान बदला दिखा। जर्मनी ने कहा, भारत का संविधान बुनियादी मानवीय मूल्यों और आज़ादी की गारंटी देता है और हम भारत के साथ इन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका में एक बार फिर से चीन के दखल की आशंका बढ़ गई है। 25 मार्च को श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना 6 दिनों के दौरे पर बीजिंग पहुंचे। वहां चीन के प्रीमियर ली चियांग से वो मिले। फिर 27 मार्च को कहा, चीन हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो एयरपोर्ट के विकास के लिए राजी है। हम्बनटोटा बंदरगाह 2017 से चीन के पास है, 99 बरस की लीज पर, जबकि कोलंबो एयरपोर्ट के लिए फंड्स जापान ने दिए थे। फिर 2002 में श्रीलंका में आर्थिक संकट आया। विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी हो गई थी, जिसके चलते बुनियादी चीज़ों की भी कमी हुई।
फिर प्रोटेस्ट हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्सा को कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा भी देना पड़ा। इस उथल पुथल के बीच कोलंबो एयरपोर्ट का काम रुक गया था। श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने में भारत सबसे आगे था। उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत पहले मदद भेज दी थी। श्रीलंका सरकार ने इसके लिए भारत को शुक्रिया भी कहा था। हालांकि श्रीलंका पर अभी भी भारी कर्जा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की घोषणा की, मगर IMF की कई शर्तें थीं। सबसे ज़रूरी ये था कि श्रीलंका के कर्जदाता डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए राजी हों, यानी लोन की शर्तों में ढील दें। चीन सबसे बड़ा कर्जदाता है। श्रीलंका के कुल लोन का 52% चीन से मिला है। दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे पर आता है भारत का नाम। जापान और भारत तो तैयार थे ही। मार्च 2023 में चीन ने भी रजामंदी दे दी। इसके बाद IMF ने पैसा रिलीज करना शुरू किया। ये कई किश्तों में मिलने वाला है। हर बार कर्जदाताओं की सहमति जरूरी होती है। श्रीलंका के PM दिनेश गुणवर्धना के चीन दौरे का एक एजेंडा ये भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लोन कम करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि वो इंटरेस्ट कम करने और समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जानकार कहते हैं इसी वजह से श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था में चीन का दखल कम नहीं कर पा रहा है। कोलंबो एयरपोर्ट और हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की एंट्री का एक कारण ये भी है। श्रीलंका से पहले चीन ने मालदीव के साथ रक्षा समझौते किए हैं। दोनों देश हिंद महासागर में हैं। इनके जरिए चीन अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है, ग्लोबल शिपिंग रूट पर निगरानी रख सकता है, दक्षिण की तरफ से भारत को घेर सकता है। ये भारत और अमेरिका के लिए चिंता की बात है। श्रीलंका का दावा है कि हम्बनटोटा पर चीन की मिलिट्री कभी नहीं आएगी, मगर वो भरोसा ही किया जिसे चीन ने ना तोड़ा हो। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।